नमस्कार। राज्य स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, आज हम उत्तराखंड के किसी विशेष व्यक्ति के विषय में बात नहीं करेंगे, ना ही आज हम यहाँ की स्थानों के बारे में बात करेंगे और ना ही हम यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के विषय में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के विषय में। उस उत्तराखंड के विषय में आज हम बात करेंगे जिस उत्तराखंड को देखने के लिए सैलानी कोसों दूर से यहाँ उत्तराखंड पहुँचते हैं। हम उस उत्तराखंड के विषय में बात करेंगे जिस उत्तराखंड के चारों धामों को देखने के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। और हम उस उत्तराखंड के विषय में बात करेंगे जिसको बनाने के लिए यहाँ की माँओं ने अपनी कोख उजाड़ दी, जिसके लिए कई माँओं ने अपने माथे के सिंदूर को खो दिया और जिसके लिए कई वीरांगनाओं ने हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आज हम उस उत्तराखंड के विषय में बात करेंगे और इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे रविंद्र जुगरान जी, जो वरिष्ठ आंदोलनकारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ हेमलता बहन जी यहाँ पर मौजूद है, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ जयसिंह रावत जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है, मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड का 23 साल का उत्तराखंड हो चुका है। ऐसे में क्या खोया और क्या पाया। उत्तराखंड 23 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो उसके साथ वो नई उम्मीदों के साथ हम उसको देखते हैं। लेकिन आज हमारा उत्तराखंड 23 साल का हो गया। ऐसे में इन 23 सालों में जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपने कितने साकार हुए। एक समाज सेवी के तौर पर उत्तराखंड कैसा दिखता और एक वरिष्ठ जो पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, उन्हें क्या लगता है कि हमारा उत्तराखंड कैसा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। जुगरान जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। एक आप आंदोलनकारी हैं, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, आज वर्तमान समय में 23 सालों का उत्तराखंड हमारा हो गया है, सिर्फ कुछ शब्दों में बताइए कैसा दिखता है आपका उत्तराखंड। कुछ शब्दों में तो यही कहा जा सकता है, बहुत ही ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के, कि राज्य के निर्माण की जो मूल अवधारणा थी, मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप में महसूस करता हूं अपने अनुभव से कि अभी हमने राज्य निर्माण की मूल अवधारणा की बुनियाद भी शायद तय नहीं करी है। डली है, इमारत बड़ी हुई है, या मकान बन गया है, बनने में है, या संवारना और सजाना है। मुझे लगता है कि हमने तय भी नहीं करी है कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा की बुनियाद कैसी होनी चाहिए थी। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन था वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान तक सीमित नहीं था। इसकी जो गूंज है, इसकी जो अच्छाई है, वो पूरे विश्व के समक्ष गई है। लगभग मुझसे ही 12, 13, 14 दुनिया के विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर्स ने चर्चा करी है। और मुझे लगता है आज भी जो विश्व की यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर इस पे अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर ये जो मार्शल कौमें हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, ये कौमें जो उत्तराखंड के हर घर से एक व्यक्ति सेना में है या अर्धसेना में है या सैन्य पृष्ठभूमि से है, एयरफोर्स में है या नेवी में है या आर्मी में है, जो गोला बारूद बनाना जानता है और जो राइफल चलाना जानता है, वो लोग इतनी बर्बरता झेलने के बाद भी अहिंसात्मक कैसे रह गए। तो ये देवभूमि में ही ये शक्ति है, ये गुण है कि हम लोग मार्शल रेसिस भी हैं, लेकिन हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया और अहिंसा के रास्ते से ही अपनी मांग पूरी करवाई और दुनिया को ये संदेश दिया जो आज न्यूक्लियर बॉम्ब के मुहाने पे खड़ी है, रासायनिक वॉरफेयर हो रही है, बायो वॉरफेयर हो रही है। हमने उस दुनिया को संदेश दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से अगर मांग जायज हो तो पूरी कराई जा सकती है। तो मांग पूरी आपकी तो होती है। ये हमारे इतना बड़ा एसेट है, हमारी इतनी बड़ी पूंजी है जिस पर हमें गुमान है। जी बिल्कुल। हेमलता जी, यहाँ पे मैं आपके पास आना चाहूंगी। हेमलता बहन, अगर हम एक सामाजिक तौर पर देखें, आज 23 साल के उत्तराखंड को सामाजिक तौर पे एक सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो किस तरह देखती है? 23 साल के इस सफ़र में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हमने खोया, अगर है तो बहुत कुछ पाया भी है। वो जो हमने पाया है उसको संजोना, संवारना, वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है
यदि हमें अपने इस राज्य को देखते हुए, जो अगर हम पहाड़ों की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, तो आज भी अभी बहुत उम्मीद हमारी, जैसा कि अभी रविंद्र भाई ने भी बहुत सही बात कही कि हम उस मुहाने पर वहाँ पर देख रहे हैं, अभी भी हमें बहुत कुछ करने की उम्मीद है। अभी भी अगर आप देखेंगी कि अभी आंदोलनकारी लोगों की बात हुई, उनके सपने किस तरह से अभी सफल नहीं हुए हैं, लेकिन दूरस्थ जो दूर गांव जंगल में बैठी हुई महिला या व्यक्ति है, वो आज भी उम्मीद कर रहा है कि उसकी तरफ रोड आएगी, उसके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी, उसके यहाँ तमाम चीज़ें, उसकी सुविधा की चीज़ें होंगी, और उसका जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम होगा, जो कि हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आने वाला समय हमें ये दिन दिखाएगा। बिल्कुल, तो इस उम्मीद के साथ हम आगे लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जयसिंह रावत जी, आपके पास यहाँ पे आना चाहूँगी। जो हमारा आज का विषय है, इन 23 सालों में क्या खोया क्या पाया, एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़रों से क्या खोया हमने और क्या पाया? देखिए, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है, टू फेसेस ऑफ अ कॉइन, है ना, आइदर साइड। तो भाई रविंद्र जुगरान जी ने जो कहा है, हमने तो इनको डंडे खाते देखा, लहू लुहान स्थिति में भी देखा, इतना संघर्ष किया, तो उनकी वेदना को मैं समझ सकता हूँ। है बहुत कुछ था, क्योंकि ये लड़ाई केवल आर्थिक कारणों से भी नहीं थी, ये लड़ाई आपके सांस्कृतिक पहचान की भी थी, हमारी सांस्कृतिक पहचान की भी थी। इसलिए इमोशनल मामला वो था हमारा कल्चरल आइडेंटिटी का, जो अभी जिसको इग्नोर किया जाता रहा है। लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन, आप ये समझिए कि जब हम उस दौरान लोग कहते थे, हमसे कहते थे, हमारी फ्रेटर्निटी के लोग भी कहते थे कि देखो ये छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य, ये कैसे सर्वाइव करेगा, क्या इसके आर्थिक स्रोत होंगे, ये कैसे होगा, ये तो भिखमंगा रहेंगे, इस तरह से बात होती, नहीं चल पाएगा। हमारे पत्रकार साथी भी जो होते थे, खास करके जो बाहर से आते थे, उस दौरान, मैं आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूँ। आज ये देखिए, जब राज्य बना, अंतरिम सरकार थी, पहले वित्त मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, 3 मई 2000 को उन्होंने राज्य का पहला बजट रखा। कितने का था? 4000 करोड़ का। कितने का? केवल 4000 करोड़ का। और उसमें प्लान नॉन प्लान होता था। प्लान मतलब योजना का खर्च कितना था? 900 करोड़। आज जो हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बजट रखा, कितने का है? 77,000 करोड़ का, राइट। उसके बाद अनुपूरक बजट आया 11,000 करोड़ का। कितना हो गया? कहाँ 4,000 करोड़ 23 साल में? कहाँ आप 80,000 करोड़ क्रॉस कर गया जी। आप कुछ भी करो, ब्यूरोक्रेसी को, नेताओं को जितनी गालियाँ दोगे, सब करप्ट हैं, सब खा गए। कितना खाया होगा? फिर भी लगा होगा इस प्रदेश में, लगा नहीं लगा जी। उस समय देखिए क्या प्रति व्यक्ति आय क्या थी उत्तराखंड की? 14,000 रुपये। आज कितनी है? 3 लाख के आसपास, ठीक है। उसमें 1.25 लाख भी जीडीपी उत्तराखंड की नहीं थी, आज 3 लाख करोड़ से भी क्रॉस कर चुकी है। उसमें कितने मेडिकल कॉलेज थे? आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? अब दून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, ये तो सरकारी हैं जी। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज स्टूडेंट को खाली हैं, उनको इतने स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं। कितनी सड़कें थी उसमें? 12,000 गाँव की बिजली थी जी। आज भले खंभे आपने पहुंचा तो दिए, सारे 100% चले गए। वही पानी का भी स्थिति है, सड़कों का भी है। आप लेकिन कहाँ, इस जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये एक रगड़ा, गढ़वाली में रगड़ा कहते हैं ना, ये नदी के उसके किनारे था, कुछ नहीं था जी। बाद में तिवारी से डंडा लेके बैठे रहते तो कुर्सी लेके, जब वो बिल्कुल इतनी भव्य इमारत बन गई। अब इतना हो गया। तो ये 23 सालों में इतनी हमारी स्टेट में प्रगति की है। हाँ, लेकिन हमारा हम हमेशा कंपेयर करते थे वो तो हिमाचल के साथ। क्यों करते थे? क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी? हिमाचल की जैसी थी। रोटी बेटी का सब संबंध था हिमाचल के साथ, आप समझे। ये जो राजमाता थी अभी, उनका तो मायका ही नहीं था जी, है ना। जो अंतिम हमारे नरेश थे, उनके ननिहाल में थी, हिमाचल थी, मनमोहन शाह जी की। तो वो वो हमसे 52 साल पहले स्टेट 1948 में बन गए, यूनियन टेरिटरी बनी, जो कि इसको भी बनना चाहिए था जी, है ना। तो और अब पूरा राज्य कब बना? 71 में। इतने पहले उनकी सारी पंचवर्षीय योजनाओं में अब शामिल है,
सारे वित्त आयोग जितने भी आए उसमें शामिल रहे। आज उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हमारी कितनी है? हमने बोला 3 लाख के आसपास, वो 2.5 लाख भी नहीं है उनकी प्रति व्यक्ति आय। हमारी जीडीपी आज उत्तराखंड की उनसे फार बेटर है जी। सड़कें भी हम उनसे ज़्यादा हैं, अस्पताल भी उनसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा कहते हैं ना बोल ऑफ फ्रूट्स, हिमाचल प्रदेश फलों का टुकड़ा है, उसमें भी अगर हमारा प्रोडक्शन देखा जाए तो ज़्यादा है, फार बेटर देन हिमाचल प्रदेश जी। तो ये स्थिति है हमारे प्रतिनिधि की। लेकिन जो असली जो वेदना भाई रविंद्र जुगरान ने बोली, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल था, वो जो उत्तराखंड के आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो मुजफ्फरनगर कांड का अभी तक ये लोग अभी लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, किसी को न्याय अभी तक न्याय नहीं मिला। अब जो कृषि वाला क्षेत्र है, जब मैंने 98-99 एक रिसर्च की किसी के लिए की थी, जमीन पर की थी, उस समय हम कहते थे कि यहाँ 7 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य है जी। परसों में किसी आर्टिकल के देख रहा था, वो पहाड़ में 3 लाख हेक्टेयर भी नहीं रह गई। आप समझिए, अगर सरकारी आंकड़े भी आप देखो तो पिछले इन 23 सालों में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य जमीन घट गई है। जी बिल्कुल, है ना कि अच्छा जो कृषि योग्य जमीन है वहाँ जंगल में बंदर हैं, भालू हैं, बिल्कुल। तो कृषि योग्य जमीन है भी, वो भी लगातार खुर्द-बुर्द हो रही है, क्योंकि तो वहाँ पर जो है बंदर या इनकी वजह से जो हमारी जमीन है वो खराब हो रही है। जुगरान जी, जिस तरीके से अगर हम देखें, हेमलता बहन ने भी कहा और यहाँ पर जय सिंह रावत ने भी कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि इन 23 सालों के सफ़र में हमने सिर्फ और सिर्फ खोया ही, हमने बहुत कुछ पाया भी है, क्योंकि पहले हमारे गाँव तक सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे कहा है कि महिलाओं का, जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनका कुछ बोझ भी हल्का हुआ है, अब पानी जो है घरों तक आता है, सड़कें गांव तक पहुंच गई। पलायन हमारी एक मुख्य समस्या हो सकती है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, 23 सालों के सफ़र की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो खूबसूरती है, जो हमारा स्तर है, वो किस आधार पर बढ़ा है? देखिए, मैं एक लाइन में कहूँगा कि तू आंकड़ों की बात मत कर, ये बता कि धरातल पे हालात क्या है। जी। तू आंकड़ों की बात मत कर, ये बता कि धरातल पे हालात क्या है। ये स्टेट के लिए जो संघर्ष हुआ, ये जो स्टेट अलग कट के बना, जो पार्लियामेंट ने अलग स्टेट हमको दिया, ये स्टेट मूलतः हिमालयी राज्य उत्तराखंड की जो वेदना थी, उसकी जो पीड़ा थी, उसकी जो पहाड़ जैसी समस्याएं थी, उसके समाधान के लिए बना है जी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तो कंपैरेटिवली पहले ही बहुत सरसब्ज थे। ये टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए मूल रूप से बना है, राइट। तो इन 23 वर्षों में जो लेंस लगाए बिना भी, चश्मे के बिना भी देखा जा सकता है, वो ये है कि कंपैरेटिवली अगर हम यूपी के समय और अब की बात में करें, तो जो मशीनरी है, जो शासन है, जो प्रशासन है, लखनऊ का आदेश पहाड़ पहुंच जाता था, तहसील में पहुंच जाता था। देहरादून का आदेश देहरादून से बाहर नहीं पहुंच पा रहा है धरातल में। लखनऊ के जमाने में, यूपी के जमाने में 2 कमिश्नरियां थी, गढ़वाल मंडल पौड़ी कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी नैनीताल। इतनी सरसब्ज थी, इतनी रौनक थी, इतना काम होता था कि कुमाऊं मंडल के जो पर्वतीय जिले हैं उनको हल्द्वानी आने की आवश्यकता नहीं, और गढ़वाल के जो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी वाले जिले हैं, पौड़ी, उनको देहरादून के लोग उल्टा जो है पौड़ी जाते थे काम करवाने के लिए, और इधर हल्द्वानी के लोग और तराई के लोग जो है वो नैनीताल कमिश्नरी जाते थे। वो अब सफेद हाथी के रूप में 23 वर्षों में हमने अपनी इन आंखों से वहां देखा है। कमिश्नर, डीआईजी, मंडलीय अधिकारियों के सबके कैंप कार्यालय देहरादून में है। कोई कमिश्नर, डीआईजी अपनी कमिश्नरी में नहीं बैठता है। जब कमिश्नर नहीं बैठेगा, डीआईजी नहीं बैठेगा, तो आप जो है धरातल पे जनता को कौन सा प्रशासन मुहैया करा रहे हैं? नंबर 1 बात तो ये तो रह गया सरकारी मशीनरी का पार्ट। अब बात आती है नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पलायन कर रहे हैं 23 वर्षों में, इतना भारी पलायन पहाड़ में, और पहाड़ में भी उन इलाकों से जो सीमांत इलाके हैं जिनकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगी है। वो प्रथम पंक्ति के सैनिक हैं। सेना कितनी भी मजबूत हो,
लोकल प्रथम पंक्ति के सैनिक का, नागरिक का, अगर उसके पास जो है बैकअप नहीं है, कौन कहां से आ रहा है। तभी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने कहा है वो अंतिम गांव नहीं है, वो प्रथम गांव है, प्रथम गांव की श्रेणी में लाएं। ये भी तो एक विकास की मुख्य धारा से जोड़ के हम देख सकते हैं इसे ना। तो कह रहे हैं आपसे कि पलायन इतना हो गया 23 वर्षों में कि वो सीमांत इलाकों के लोग अब वहां नहीं रह रहे हैं जी। सैकड़ों घोस्ट विलेजेस हो गए, भूतिया विलेज। तो 23 वर्षों में ये जो दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हुई है, हमने अपने सेक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, जो हमारे बड़े सॉलिड सेक्टर थे, जहां हमें फोकस करना चाहिए था। हमारे पास जो है, जो परंपरागत कुटीर उद्योग है, पशुपालन है, उद्यानिकी है, बागवानी है, और मॉडर्न वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का हब उत्तराखंड बन सकता था। वो सारी संभावनाएं यहाँ पे कोशिश लगातार कह सकते हैं कि कोशिश यहाँ पे लगातार जारी है कि कोशिश जब हम करेंगे तभी वो मुमकिन भी होगी। हेमलता जी, आंकड़ों की अगर हम बाजीगरी करें तो ऐसा नहीं है भाई। अभी रावत साहब ने बताया कि 4,000 करोड़ से हम 80,000 करोड़ के बजट पे पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा तो लगा होगा। इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए उत्तराखंड में, लेकिन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से लेके कुमाऊं के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, वहां गया हुआ पेशेंट को देहरादून रेफर किया तो मेडिकल कॉलेज सफेद हाथी है, सफेद हाथी है। नहीं, हम कह सकते हैं कि वक्त के साथ कोई भी चीज परिवर्तित होती है। अभी हमारे बच्चे जब हम मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, वहां से हायर एजुकेशन ले रहे हैं। हेमलता बहन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार आप समाज सेवा करती हैं, आप महिलाओं से भी मिलती हैं, आप गाँव देहात में भी जाती, आपको क्या लगता है जो जुगरान जी की पीड़ा है कि हमारे लगातार हमारे जो गांव है वो यहाँ पे जो है खाली हो रहे, पलायन हो रहा है, क्या विकास की जो लहर है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या जो हमारी महिलाएं अभी भी वो परेशान हैं? ये पीड़ा अपने आप में बहुत जायज है और इसको हमें महसूस करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अहम था हमारा, हमने जब बात करी थी तो राजधानी गैरसैंण करी थी। क्यों करी थी? इसलिए करी थी कि वहाँ की आबो हवा, वहाँ के जलवायु, वहाँ की सारी चीज़ों से, जब आप पहाड़ में रहेंगे तो पहाड़ की चीज़ों के बारे में जानेंगे। मौसम कैसा है, किस समय कैसी योजनाएं होनी चाहिए। लखनऊ में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, गैरसैंण की बर्फ़ का अंदाज़ा नहीं है, या चमोली की बर्फ़ का अंदाज़ा नहीं है आपको। वहाँ उस समय घास चारे की व्यवस्था कैसे करते हैं, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। बात हुई थी राजधानी, एक हमारा सपना था गैरसैंण की, तो उसको लेके भी एक आम जन में एक बड़ा आक्रोश है, और ख़ास तौर से उन लोगों में जिन्होंने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके परिवारजनों में, हम लोगों में, कि हाँ, ये एक हमारा सपना अभी अधूरा है और ईश्वर करे कि ये पूरा हो और पहाड़ की व्यथा को पहाड़ के लोग आगे बढ़े हैं। गैरसैंण की अगर हम बात करते हैं, कुछ कदम आगे बढ़े हैं रावत जी। जिस तरीके से वहाँ पे जो शीतकालीन सत्र वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं गैरसैंण की तस्वीर है वो थोड़ा बदली है। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि गैरसैंण क्यों हुआ था, क्यों लोग कह रहे थे, या लोगों ने 371 क्यों बोला, या आज भूमि कानून क्यों बोला? जब मैंने शुरू में बोला था कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल था, जो खोती जा रही है, देहरादून में खोती जा रही है। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं क्या क्या कल्चर हो रहा है। बाहर के लोग, वेस्टर्न यूपी के लोग आ रहे हैं, वही यहाँ पर कल्चर हो रहा था। तो वही बात, वही गैरसैंण का यही था कि सब हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व जो है ना, अब ये बात पॉलिटिकल हो जाएगी। शुरू से ही हमारा राजनीतिक नेतृत्व ईमानदार नहीं था बस के बारे में। जब बात चल रही थी, राज्य का गठन हुआ भी नहीं था, उस समय कई मीटिंग लखनऊ में भी हुई, कहीं दिल्ली में भी हुई, भाई देखो कहाँ होगा। कुमाऊं वालों ने कहा कि यहाँ कुमाऊं में हो, फिर तब गढ़वाली हो गए, कोई कुमाऊं नहीं हो गया, कोई पहाड़ी हो गया, कोई मैदानी हो गया। इन चीज़ों पर बटी रही। जब पहला दीक्षित आयोग था, मैं राजधानी पर बात आई कि उसकी बात कर रहा हूँ। दीक्षित आयोग में कितने लोगों ने कहा कि गैरसैंण बनेगा, कितने? 5, केवल 70 में से 5 विधायकों की जिम्मेदारी है, और ज़्यादातर किसी का नाम नहीं लेना। किसी ने कहा आप रामनगर बना दो, किसी ने, महाराजा साहब ने कहा कि IDPL ऋषिकेश में बना दो, किसी ने कहा देहरादून में बना दो। इस तरह बटे हुए, जब हम खुद बटे हुए थे तो हम किसी को क्या दोष देंगे? ये तो शुरू में तय होना चाहिए था ना। इसके लिए ये है। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या मतलब होता है? जैसे आपने बात की कि हम खुद में बटे हुए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि कहीं ना कहीं अगर आज हम विकास की बात यहाँ पर करते हैं, हम कहते हैं 23 सालों में हमने शायद जो हम हासिल करना चाहते थे, उत्तराखंड की जो तस्वीर हम देखना चाहते थे वो तस्वीर हम नहीं देख पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि क्योंकि हम खुद बटे हुए थे। और जो पहाड़ का जो मुख्य जीने का आधार है, जल जंगल जमीन,
उसको संवर्धन करने में हम लोगों ने कितना योगदान किया या हमारे सरकारों ने कितना योगदान किया, फिर एक बात आ जाती है, वो बहुत अहम है। पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में एक मैं कहती हूँ इस मामले को लेके कि आज हम महिलाओं की नीति की बात भी करें तो आज भी वो जो औरत 2 खेतों के लेके बैठी है, 1 भैंस को लेके बैठी है, उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। आपने तमाम योजनाएं की हैं, उसका स्वागत करते हैं। आपने आरक्षण की बात करी, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो एक अहम मुद्दा है, एक आम जनजीवन है, जो हमारा जल जंगल जमीन है, उसके संवर्धन में अभी भी हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है, जो कि हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि होगा। और गैरसैंण राजधानी हमारा हृदय है, उसको हम हमेशा चाहते हैं और चाहते रहेंगे जब तक बनेगा नहीं। ये तो हम सब आमजन की बात है, ये कोई एक हेमलता या रविंद्र भाई की बात नहीं है या जयसिंह रावत जी की, ये आमजन की बात है कि वो उनका सपना है और वो पहाड़ को पहाड़ की तरह से जीना। आपने पहाड़ को शहर की तरह जीना सिखा दिया भाई जी। कस्बा बना के वो जो पहाड़ की जो हमारी यूनिटी थी, हम लोग भी तो टूटे हैं, हमारी भी कुछ कमजोरियां रही हैं, हम भी कई चीज़ों में बट गए हैं। अभी रावत जी ने बहुत उसमें बोली वो बात संक्षेप में, लेकिन हम भी कई जगहों में बटे हैं, तो हमें भी एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर आज हम 23 साल का सफ़र कर रहे हैं, इतना अगर हमारी कुछ कमियां रही हैं तो हमें भी एकजुट होना होगा। हमें भी पहाड़ के जल जंगल ज़मीन को संवर्धन करने में करना होगा। हमारे मंदिरों में जो अनुशासन होना चाहिए, जो यहाँ प्रकृति के चितेरे आते हैं, वो यहाँ रोमांस के लिए ना आएँ, वो यहाँ पूजा के देह से आएँ। आपकी सड़क गई है तो आपको ये सुविधा मिली है, आप पेइंग गेस्ट हाउस में रह रहे हैं तो आप उसको अपने घर की तरह समझें, उसका सम्मान करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देवभूमि का नाम धीरे धीरे फिर मिटने लगेगा जी। तो ये कल्चर की जो आपने बात करी, ये हमारे जीवन की पीड़ा है जी। बिल्कुल, देखिए जुगरान जी, संस्कृति को हम संवर्धन की बात अगर हम करते हैं तो संस्कृति के संवर्धन में सबसे पहले जो जिम्मेदारी आती है आम नागरिक की आती है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी आती। हमने अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई है उत्तराखंडी होने के नाते? नहीं, देखिए, आप सब कुछ अंतवगत्वा पब्लिक पे ही अगर छोड़ देंगे तो नीति निर्माता जो सदन में बैठते हैं, हाउस में बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में जिनका पूरा योगदान है, और उन पे उंगली उठाने के बजाय अगर हम सब कुछ जनता पे ही डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा? इन 23 वर्षों में पहाड़ों को खाली किया और मैदानों पे अत्यधिक दबाव डाल के उनको रहने योग्य नहीं छोड़ा है आपने। इतना पॉल्यूशन, आज देश की राजधानी है, सांस लेना मुश्किल है। देहरादून में भी ये स्थिति आने वाले 5 साल में होने वाली है और आज भी कोई बहुत अच्छी आइडियल आदर्श स्थिति नहीं है। हमारी कमजोरी जो रही 23 वर्षों में, हमने कभी भी प्लानिंग पर, नीति नियोजन पर कोई दृष्टि नहीं, हमारी कोई 5 ईयर प्लान नहीं, 10 ईयर प्लान नहीं, 1 वर्षीय प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं कि हमारे फोकस करने के सेक्टर्स हैं कौन से, हमें काम किस पे करना है। आज 23 साल हो गए। उत्तर प्रदेश के जमाने में भी उत्तराखंड का नौजवान सरकारी नौकरी पे निर्भर था, 23 साल बाद भी सरकारी नौकरी पे निर्भर है। स्वरोजगार के इतने आयाम, उत्तराखंड विश्व का सबसे पोटेंशियल इलाका है जिसको प्रकृति ने, नियमत ने इतना दिया है कि हम हर गाड़ गदेरे से पानी के साथ साथ मिट्टी, हवा, हमारे पास सब कुछ दिया है। हमने उसका न दोहन किया, न वैज्ञानिक अप्रोच दिखाई, ना ही हमारे पास उसके लिए कोई प्लान है, न विजन है, न संकल्प है, न दृष्टि है, न कमिटमेंट है। अभाव अगर है तो नियत का है, कमिटमेंट का है, संकल्प का है। 23 वर्षों में हमने तो गाय को जो है दूहा, जनता को दूहा निचोड़ा। हम उत्तर प्रदेश के बनिस्पत भ्रष्टाचार पे बहुत आगे निकल गए इन 23 वर्षों के अंदर। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आज हम कह सकते हैं इसमें हम ब्रांड है? हम अनेक सेक्टर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बन सकते थे। आज जैविक उत्पाद की बात हो रही है, हाँ। जैविक उत्पाद की बात हो रही है। मेरे उत्तराखंड की पानी, मिट्टी और हवा में जैविक उत्पाद उत्पन्न करने की वो सब क्षमताएं हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मेरे यहां जो बकरी है, जो गाय है, उसके अंदर वो दूध देने की क्षमता है जो विश्व के किसी कोने में इतना आपको पवित्र कहें, साइंटिफिक कहें या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल से युक्त दूध हो। मेरा कुदार झंगोरा जो है आज विश्व के कई देशों का बेबी फूड है। तभी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो अन्नश्री योजना की यहाँ पे शुरुआत की है, मिलेट्स की यहाँ पे
बात यहाँ पे की जा रही है कि जो मिलेट्स है, उत्तराखंड का मिलेट्स अब देश विदेश तक पहुंच रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जब विदेश जाते हैं तो यहाँ का जो मिलेट्स है उसको लेके उसको भेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उत्तराखंड का जो मिलेट्स है वो विदेश तक जा रहा है। हेमलता जी, जिस तरीके से सर ने यहाँ पे बात करी है, आपको क्या लगता है कि हम जल जंगल जमीन की यहाँ पे बात करें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास चीजें हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो दूरदृष्टि हमारी होनी चाहिए थी वो किस तरीके होनी चाहिए थी? नहीं, जो एक बात मैंने पहले भी कही थी कि एक कमजोरी जो हमने बोली वो एक बात है, हमें अपनी कमजोरियों को भी देखना होगा। लेकिन जहाँ पर नीति निर्माण की बात आती है, जहाँ पर आपको राजनीतिक उसकी संवेदना की बात आती है पर्वतीय क्षेत्र के लिए, वहाँ पर तो हम थोड़ा सा नाराज तो हैं ही ना इस बात को लेके, कहीं दुखी तो हैं ही ना हम, क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। आप आज बताइए, आपकी जो महिला नीति भी बन रही है उसमें वो जो औरत है, मैं बार बार उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ, आम जन की वो बात करें अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि वो आपके कई झमेलों से अलग है, उसको सिर्फ वोट देने जाती है, वो उसका एक अधिकार आपने वो करा है। लेकिन उसके यहाँ पर किस तरह से संपन्नता, अभी हिमाचल की बात करी तो आखिर हिमाचल से हम बहुत अलग तो नहीं है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ कौन सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रह गई कि हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे? तो ये तो थोड़ा सा सोचनीय प्रश्न होगा। और ये भी सोचनीय प्रश्न होगा, सीढ़ीदार खेतों, जो हमारे सीढ़ीदार खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेत हैं, उन खेतों को किस तरह से और बेहतर तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। ये वहाँ के जो बैठे हुए वैज्ञानिक हैं हमारे, आज तो वो मान रहे हैं ना, जो आपके वैज्ञानिक हैं वो भी मान रहे हैं कि जो गांव का बंदा कह रहा है, जो गांव का किसान कह रहा है वही, क्योंकि वहाँ के हालात वही जानता है, वो बता रहा है, वो अपना कर रहा है काम को, तो हमें उनके आधार से भी चलना होगा। और अपने, आप क्या कहती हैं, अभी आप जो कह रहे हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी बसे हुए लोग हैं ना, वो अपने तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं, वो उसी तरह से जी रहे हैं, अपने पशुओं को लेके, अपने खेतों को लेके, अपने जंगलों को। ये अलग बात है कि आपने जंगलों में भी इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं कि वो जंगल से अपने खेत के लिए भी, आप अपने घास के लिए भी चारा काटने में आपको, आपका डर बना हुआ है जी। ये सब चीज़ें हैं जो उनका हक हकूक है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो ये जहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। वो उनकी सुरक्षा के लिए भी है। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, तो जिस तरीके से लगातार जो जंगली जानवर हैं उनका जो भय बना हुआ, इस वजह से भी जो सरकार ने ये कहा रहा था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं घास वगैरह काटने, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उस एरिया को। रावत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जुगरान जी ने भी कहा कि जो हम अभी इन 23 सालों में भी अभी हम यही सोचते हैं उत्तराखंड का व्यक्ति कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, हम स्वरोजगार की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, तो ऐसी वो कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती थी कि हम इन 23 सालों में स्वरोजगार की ओर से आगे बढ़ जाते? अभी परसों ही कुछ दिन पहले ही जो पलायन आयोग बनाया है जी। देखो, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, पलायन आयोग बनाया, कम से कम स्टडी तो कर ही रहा है, चाहे खुद ही वो प्लान करके पौड़ी से देहरादून आ गए। लेकिन अभी जो इसकी स्टडी रिपोर्ट है उसका कहना है कि 45% जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर आधारित है जी। सरकारी नौकरी पर 9% है, मनरेगा पर कितनी है? 22%। अब दिस इज अदर साइड ऑफ द कॉइन। अभी मैंने आपसे कहा था कि हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम 3 लाख चली गई, रुद्रप्रयाग की कितनी भी तो गई, रुद्रप्रयाग की कितनी है? लाख से नीचे। आपकी बागेश्वर कितनी है? लाख के नीचे। टिहरी की कितनी है? लाख के नीचे। उत्तरकाशी की कितनी है? लाख से नीचे। क्योंकि जो जुगरान जी ने कहा है, जो हमारा विकास जो पहाड़ चढ़ नहीं पा रहा अभी भी, उसको करने की एक और जो विचारने की विषय जो है, जो हम अक्सर होता है कि हमारे वास्तव में हमारे जो साधन है विकास के लिए, जो प्राकृतिक साधन है, जल है, जंगल है और जमीन है। अब इसकी हकीकत ये देखिए, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 2000 का, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिससे ये स्टेट बना है, उसकी धारा 79-80, उस हिसाब से जो आपका पानी है वो सारा बोर्ड का होना है जी। वो अभी तक हमारे पास है, जब चाहे भारत की सरकार जब जो भी चाहिए, क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है, वो सारा उस बोर्ड का हो जाएगा, मतलब सारे प्रोजेक्ट तक उनके हो जाएंगे। आप नौकायन तक नहीं कर सकते क्योंकि वो बोर्ड का पानी है। एक जंगल की आप बात करते हैं, पहले जंगल क्या होता था? स्टेट सब्जेक्ट होता था जी। अब क्या है?
कंकरेंट लिस्ट में चला गया। भारत सरकार उसका कानून बनाती है जी, वो भी आपके पास नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ज़मीन की बात आती है। ज़मीन आपकी कितनी प्राइवेट लैंड है? 13%। अभी मैंने बताया ना जी, 13% प्राइवेट लैंड जी, है ना। पंजाब में कितनी है? 90% प्राइवेट है, 10% गवर्नमेंट लैंड है। जी, तो आपके पास ज़मीन इतनी सीमित है। उसी अच्छा 67 तो फॉरेस्ट लैंड है, उसके बाद रेवेन्यू का भी फॉरेस्ट हो गया। हम लोगों को जो छोड़ के गांव छोड़ के आ गए, वहाँ खेतों में जो जंगल उगे वो भी उसमें आ गया। तो 71% है। बाकी कितना जो बचा, जी, उसी में आपका डेवलपमेंट भी होना है, उसी में नहरें बननी है, सड़कें बननी है, सारी चीज़ें बननी है। फॉरेस्ट में तो आप जा नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल। फॉरेस्ट एक्ट की राहुल हिसाब जी, से अगर हम बात करें डबल इंजन की सरकार की, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें विकास हुआ है? क्योंकि पहले अगर हम सड़कों की बात करते हैं, सड़कों का पूरा जाल यहाँ पे फैल गया है। पहले गाँव तक सड़कें नहीं थी, अब बहुत बेहतरीन सड़कें यहाँ बन, ऑल वेदर रोड की हम बात करें वो बन गई हैं। ट्रेनें अब पहाड़ चढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं, और जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन हमें मिल गई है, तो तमाम जो ये प्रस्तावित कुछ रेल प्रोजेक्ट्स भी हैं, और जिस तरीके से लगातार सड़कें पहुंच रही हैं। हम पानी की बात कर रहे थे, पानी अब घरों के गांव के नलों तक पहुंच चुका है। तो विकास को अगर हम देखें तो इसको भी हम विकास की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। निश्चित और जिसे शिक्षा की देखिए, उत्तराखंड एक शिक्षा के हब के रूप में अब पहचाना जाने लगा। और देहरादून जो है, अब बाहर से जो लोग हैं वो भी देहरादून पढ़ने के लिए आते हैं। पहले यूनिवर्सिटीज़ की बहुत कमी थी, लेकिन अब उत्तराखंड में बहुत यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको पढ़ना है तो वो सब ठीक है। लेकिन उसमें एक बात है, हाँ। उसमें भेद है जी। गरीब का बच्चा वहां तक नहीं पहुंचता है। गरीब का तो उसी स्कूल में, सरकारी में पढ़ेगा। सरकारी की स्कूल की व्यवस्थाएं, सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी तो हमारे गांव के लोगों के लिए लाभ होगा। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, जो हमारे गांव के जो सैनिक स्कूल्स हैं, यहाँ ज्यादातर जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चे ही क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि सैनिक स्कूल की मान्यता क्या है या फिर उसकी वैल्यू क्या है। जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मुझे लग रहा है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है सैनिक स्कूल के बारे में, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इब्राहिम जी क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड इतना सौभाग्यशाली है जी। एक तो साक्षरता दर इतनी सुंदर, जी, मानव संसाधन के रूप में दुनिया में सबसे अच्छा मानव संसाधन उत्तराखंड के पास है। सिपाही से लेके जनरल उत्तराखंड से जाते हैं, सेना में, बिल्कुल, एयरफोर्स में हमारे यहाँ से लोग सबसे बड़े पदों पे जाते हैं, ऐसे ही नेवी में है। ये लोग जब रिटायर होके आते हैं, कोई हवलदार भी आता है तो 15 साल की सर्विस या 20 साल की सर्विस, तो मानव संसाधन के रूप में हमारे पास ट्रेन्ड फोर्स है, कमिटेड फोर्स है, अनुशासित फोर्स है, जानकार फोर्स है। और सभी सेक्टर्स में, शिक्षा में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फौज, एयरफोर्स, नेवी में अलग अलग सेक्शन में काम किए होते हैं। साक्षरता अच्छी, मानव संसाधन अच्छा, प्रकृति की मेहरबानी, इन तीनों का संगम अगर हो जाए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, कहीं देखने में नहीं मिलता, तो ये स्टेट आने वाले 15 वर्षों में ही केवल अपनी आबादी के अनुपात में और क्षेत्रफल के अनुपात में देश का अग्रणीय राज्य, प्रथम नहीं तो द्वितीय तृतीय अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। हमारे यहां का एडवांटेज ये है कि उत्तराखंड में के जो पहाड़ के लोग हैं, विशेषकर गढ़वाल में और कुमाऊं में, दोनों जगह हम इंटरनेशनली इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे दुनिया में बैठे हैं, हिंदुस्तान के अलावा भी, कि हमारे पास नो हाउ है, एक्सपीरियंस है हर दिशा में। लेकिन यहां कमिटमेंट की कमी दिखी, दृष्टि नहीं दिखी, पहाड़ के प्रति लगाव नहीं, दुराव कहीं कहीं पे नजर आया। दुराव मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं है ना, स्टेट तो पहाड़ के लिए बना था ना, स्टेट किसके लिए बना था? पहाड़। तो क्षमताएं अपार हैं, संभावनाएं आसमान तक छूने की हैं, संकल्प की जो जरूरत है वो जनता को भी है। अभी बात ये आई कि साहब ट्रेन का पाथ चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना, ऑल वेदर रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बननी चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट है, आगे भी बने। लेकिन नहीं भूलना चाहिए, मध्य हिमालय उत्तराखंड अभी बनने की प्रक्रिया में है, पूर्ण रूप से कच्चा है, भुरभुरा है। उसके ऊपर हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे परमार साहब, वो तो ये कहते थे कि कुदाली भी चलाना बहुत है, यहां ट्रैक्टर भी चलाना हानिकारक है। हम यहां इतने अगर बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के, बिना जियोलॉजिकल सर्वे के, बिना वैज्ञानिक अप्रोच के इस तरह के निर्माण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग,
पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जो स्थानीय जनता है उसको बहुत कष्ट होने वाला है, क्योंकि हमने देखा हिमाचल में क्या हुआ इसी सीजन में, कुल्लू में क्या हुआ, शिमला में क्या हुआ, हमारे मसूरी में क्या हो रहा है, मसूरी में क्या हो रहा है, नैनीताल में क्या हो रहा है, जोशीमठ में भी जोशीमठ में क्या हो रहा है। तो विकास चाहिए, लेकिन पर्यावरण के साथ संतुलन साधकर अभी जो हम रोटी भी खा रहे हैं कहीं उसके भी आने वाले समय में लाले न पड़ जाएं। इसलिए हमको जो दुनिया में बेस्ट तकनीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, अरे भाई आप ये उत्तराखंड मध्य हिमालय है, आप यहां वो रोपवेज का जाल बनाइए ना, रोपवे से किसी को हार्म नहीं होता, पहाड़ नहीं कटते हैं, नदियां प्रदूषित नहीं होती है। रोपवे सबसे अच्छा साधन है टूरिज्म का भी, और क्या कहते हैं सामान ढोने का भी, देहरादून से मसूरी तक का रोपवे बिल्कुल तैयार है कि अब आप, वो तो पूरे हम 17 साल से सुन रहे हैं कि तैयार है। नरेंद्र तिवारी जी ने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था, और तिवारी जी तो 2007 में हट गए थे, आज 7 से 23 हो गया है, वो तैयार है, वो ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स लगने की आवश्यकता है, और वो मसूरी का तो देहरादून से शुरू हो रहा है, वो यहां खत्म हो जाएगा, वो तो हम जनपद में ही मान रहे हैं अपने, देहरादून के लिए। मध्य हिमालय, उच्च हिमालय और जो हमारे 4 धाम है, वहां किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, कितना होगा, कितना कटान होगा उच्च हिमालय में। केदारनाथ में हमारे कार्यक्रम का समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, लास्ट कमेंट मैं हिमलता बहन जी आपसे लेना चाहूंगी, आपको क्या लगता है उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर आप जो हमारी जनता उसको क्या संदेश देंगे? पहली बात तो शुभकामनाएं सभी को, हम सबको, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे राज्य में जो अभी जो हमारा जल जंगल जमीन है, जिस पर हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिस पर हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक होना चाहिए, वह बनाने की ज़रूरत है, और हम और बेहतर कर पाएंगे, इस राज्य के लिए एक अच्छा काम करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कहूँगी कि जो खुद करें, खुद से अपने पुरुषार्थ से भी हम जितना कर सकते हैं उसको भी हम करने की कोशिश करें, जहां पर हम कर सकें। हमारा मौन होना भी बहुत खतरनाक होता है। धन्यवाद। मैं जयसिंह राव जी 2 शब्द आपसे भी जानना चाहूँगी। देखिए 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियों को देखकर कहा गया था कि लुक नॉर्थ ईस्ट, तो आज वो ज़रूरत है कि लुक हिमालय। जो अभी जुगरान जी ने बोला है कि जो विकास है नीचे ज़्यादा हो रहा, समावेशी नहीं हो रहा, पहाड़ से जनसंख्या नीचे आ रही है तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो गया, सादा यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, यहाँ के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, वहाँ अभी तक वो सब चीज़ें नहीं जा रही। पहाड़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक जो सबसे चिंता का विषय है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपदाएँ बढ़ गई हैं। मैं आज ही लिख रहा था कि जो सबसे भारत में भूस्खलनों के हिसाब से रुद्रप्रयाग जिला भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। दूसरे नंबर का भारत का सबसे संवेदनशील जिला है टिहरी, और हमारे 13 के 13 जिले भूस्खलन की जद में हैं। ये भारत का नक्शा बता रहा है। आज मैं उसका कुछ लिख रहा था तो भूकंप के समय समाप्त हो रहा है, आप अपनी बात तो आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से भी सबसे संवेदनशील है। आप ये जो फरवरी में बाढ़ आ रही है, वो भी हिमालय पर बाढ़ आ रही है। क्लाइमेट हमारा बिल्कुल यहाँ पे परिवर्तित हो गया है। मैं अपने सभी यहाँ पे मेहमान, जुगरान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हिमलता बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रावत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इतनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, ये हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, और आज हम 23वां राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हमारे द्वारा किया गया। मैं दूरदर्शन की टीम की तरफ से और समस्त जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनकी तरफ से राज्य स्थापना दिवस की सभी को बधाई देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं जिससे हमारा जो उत्तराखंड है लगातार तरक्की करे। लेकिन जिस तरीके से हमारी यहाँ पर चर्चा पे भी एक बात निकल के आई है कि हमें खुद की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी, संकल्प लेना होगा कि अगर उत्तराखंड का विकास यहाँ पर करना है तो हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। नमस्कार।